देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति क्या रंग लाएगी। 2027 80-20 की लड़ाई है। 27 में न जाने कितना बुरा हारेगी भाजपा। सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया पहनने की देखना है। आप तो लाल रंग पहने। 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है। कान पर चर्चा कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। अस्सी बनाम 20 सियासत के तराजू पर इन दिनों ये वो नारा है जिसके साथ सत्ता का संतुलन साधने की सियासत में तोल मोल चल रहा है। शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होती है, जब सवाल ये पूछा जाता है 2027 के लिए रणनीति क्या है। 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। 80 मतलब हिंदू बहुसंख्यक, 20 मतलब मुस्लिम अल्पसंख्यक। क्या 80-20 का सीधा मतलब यही? सवाल आज तक मुख्यमंत्री से तब भी पूछ चुका है जब पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये फॉर्मूला आया। 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है, जिनकी पीड़ा पेशेवर अपराधियों के साथ में है, जिनकी संवेदना पेशेवर आतंकवादियों के साथ में है। ये वही लोग हैं। 2022 में योगी आदित्यनाथ के इस नारे का असर ऐसा रहा, इतिहास बना। योगी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने क्योंकि 2022 में बीजेपी को जो ब्राह्मण 10% उत्तर प्रदेश में हैं, उनका 89% बीजेपी गठबंधन के पास वोट आया। जो राजपूत 5% हैं, उनका 87% हिस्सा बीजेपी गठबंधन के साथ आया। वैश्य जो 2% हैं, 83% हिस्सा बीजेपी के साथ आया। कुर्मी जो 5% हैं, उनमें से 66% बीजेपी के साथ आए। जाट जो उत्तर प्रदेश में 4% वोट है, उनमें से 54% बीजेपी के साथ आए। हिंदू वोट जो करीब 80% उत्तर प्रदेश में है, इनमें से जाटव, गैर जाटव और यादव को छोड़कर हर हिंदू जाति ने 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को दिया था। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। यही वजह है कि जब 2027 के विधानसभा चुनाव से करीब 22 महीने पहले मुख्यमंत्री 80 बनाम 20 को ही अपनी रणनीति बताने लगे, तो अखिलेश यादव उस फॉर्मूले की याद दिलाते हैं जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर 80-20 की बात को छिन्न भिन्न किया है। वो गिनती क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी और तमाम हमारे अल्पसंख्यक भाई ये मन बना चुके हैं कि पीडीए की ताकत को और आगे बढ़ाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव अब योगी आदित्यनाथ के 80-20 के मुकाबले अपना पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का फॉर्मूला इसलिए निकालते हैं क्योंकि 2014 से 2024 के बीच 3 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव के वोट गणित को देखें तो बीजेपी 80% हिंदू वोट में सवर्ण का 70 से 80% वोट लगातार 2014 से अब तक पाती आ रही है। लेकिन ओबीसी वोट में यादव वोट को हटाकर जो 50 से 80% तक हिस्सा 2022 तक उसे मिला, वो अचानक 2024 में छिटकने लगा। 2019, 2022 और 2024 के 3 चुनावों का उदाहरण लें तो कुर्मी कोयरी वोट बीजेपी के पास 80% से 72% होते हुए 2024 में 61% पर आ गया। इसी तरह बीजेपी का गैर जाटव वोट देखें तो 2019 में जो 49% तक बीजेपी के पास गया, वो 2022 में घटकर 41% हुआ और फिर ये 2024 में 29% तक नीचे आ गया।
यानी जातियों में वोट बटा तो धर्म के नाम पर वापस से उसे एकजुट करने के लिए 80-20 का फॉर्मूला गढ़ना, बुनना और बताना जरूरी है। जहां होली से पहले बयान की चर्चा आती है, 52 जुमा आता है, होली साल में एक बार होती है। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना, समाज में कैसे दूरियां हों या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हों, यही फैसला जानबूझ करके लेते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्योहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्योहार कोई पहली बार नहीं आ रहा है। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीड़ित समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। हमें वो दिन भी याद है जब मंदिर धोया था इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इन्होंने मंदिर धोया था, याद कीजिए आप लोग। मैं मंदिर दर्शन करने चला गया था तो मंदिर धो दिया था इन्होंने। मैं मुख्यमंत्री आवास से गया तो मुख्यमंत्री आवास धोया गंगा जल से इन्होंने। नहीं धोया क्या? तो अभी ये मुस्लिम भाइयों के खिलाफ फैला रहे हैं नफरत, बाद में यही पीड़ित परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। अब जबकि करीब 225 दिन बिहार के विधानसभा चुनाव में रह गए हैं, उससे पहले ही बिहार में कोई महिला वोट साधती सियासत का गुलाबी रंग चल रहा है। कोई मुस्लिम वोट को अपने साथ जोड़े रखने का हरा रंग फेंक रहा है। लेकिन इसी बिहार से उठते भगवा रंग पर नजर रखने की जरूरत है, जहां बाबा बागेश्वर कहते आए हैं कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की बयार उठेगी। तो क्या इस बार बिहार में जाति का रंग नहीं बल्कि धर्म का रंग ढंग देखने को मिलेगा? कठफोड़वा पक्षी, एक रंग बिरंगा छोटे आकार का पक्षी जो नुकीली चोंच से लगातार धीरे धीरे पेड़ के तने पर वार करता रहता है। चोंच सख्त मजबूत होती, पेड़ की छाल में लगातार वार करके छेद तक कर देती। क्या बिहार में भी इसी तरह की कठफोड़वा सियासत चल रही है? क्या बिहार में जाति के तने में धर्म की कठफोड़वा राजनीति हो रही है? लेकिन 90 के दशक में मंडल आंदोलन के दौर से जिस बिहार की राजनीति पिछड़ों के वोट के साथ नेताओं को अगड़ा अब तक बनाती आई, जिसकी वजह से 3.5 दशक में लालू यादव और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर रहे, क्या वहां अब हिंदुत्व की कठफोड़वा सियासत काम कर सकती है? आप कहेंगे कैसे? तो जिस वक्त पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे को बउआ और बीमार बताने की राजनीति करते हैं, तब सियासत के उस रंग पर ध्यान दीजिए जिसका रंग है भगवा। इसी महीने पटना से 150 किलोमीटर दूर गोपालगंज में हुई उस हलचल को देखिए, जहां गाड़ियों के काफिले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जहां लोग सड़क के दोनों तरफ दर्शन करने को मानो खड़े दिखे। आसपास की घरों की छतों तक पर लोगों की भीड़ दिखती है। गाड़ी जिस तरफ मुड़ती है, लोग या तो उत्सुकता से वीडियो बनाते हैं या फिर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं। ये काफिला बाबा बागेश्वर का था, जो बिहार के गोपालगंज में राम कथा कहने के बाद अब जल्द ही पैदल यात्रा भी करने वाले हैं। बाबा बागेश्वर का काफिला जब बिहार में सड़क से गुजरता दिखता है और जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा कहने मंच पर बिहार में पहुंचे थे, तब दोनों हिस्सों में उन्हें देखने सुनने वालों की संख्या देखिए। ये हिंदू धर्म के वो लोग हैं जो वोट जातियों के रंग में बंटकर अलग अलग देते हैं, लेकिन अभी बाबा बागेश्वर की कथा के मंच से एक मंच पर एक साथ हैं हिंदुत्व के रंग में रंग कर, जिन्हें बाबा बागेश्वर कहते हैं। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे।
क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। जिन लोगों के सामने हिंदू और हिंदुत्व का रंग कथा के जरिए बाबा बागेश्वर बिहार में बिखेर रहे हैं, उन्हें बिहार के जाति समीकरण के रंग में देखें तो सवर्ण 15% से ज्यादा है, अति पिछड़ा 36%, ओबीसी 27% से अधिक, दलित 19% से ज्यादा, अकेले पिछड़ा और अति पिछड़ा ही मिलकर 63.13% तक हो जाते हैं, जो 1995 से अब तक लगातार लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचाते आ रहे हैं। क्या उसी पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति का रंग बाबा बिहार में हिंदुत्व के रंग से बदल सकते हैं? इसी के साथ बाबा बागेश्वर बिहार में कथा सुनाते वक्त ये भी साफ करते हैं, या हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। खुद के पार्टी प्रचारक न होने की बात कहते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में जो शब्द बोलते हैं उस पर गौर करते हुए तुलना करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और बाबा बागेश्वर बिहार में कहते हैं भारत बटने नहीं देंगे, हिंदू घटने नहीं देंगे। बीजेपी का नारा है एक है तो सेफ है, और बिहार में बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। बीजेपी के तमाम नेता देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात बिहार से उठने को कहते हैं। तो क्या नेता से ज्यादा प्रभाव धर्मगुरु का उस जनता पर धीरे धीरे बढ़ सकता है जो अभी धर्म के नाम पर एक होकर भले बैठी है लेकिन पोलिंग बूथ पर जाति के नाम पर बंटकर वोट देती है? क्या उसी जनता को धीरे धीरे धर्म के नाम पर एक करने का मंत्र बाबा बागेश्वर बिहार में दे रहे हैं? पश्चिम बंगाल यानी वो राज्य जहां नवरात्रि में सिंदूर खेला का बड़ा आयोजन होता है। पश्चिम बंगाल यानी वो राज्य जहां खेला होबे का नारा देकर ही 2021 में ममता बनर्जी ने फिर से सत्ता हासिल की, और अब की 2026 के चुनाव से 14 महीने पहले ही खेला होबे का नारा देने लगी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अभी हाल में हुए महाकुंभ से निकले सनातन के रंग से भविष्य में बंगाल की राजनीति का रंग बदल सकता है? देश में जब होली के साथ रमजान के जुमे को लेकर तमाम सियासी हलचल दिखी, तब ममता बनर्जी का कोलकाता में अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ समारोह में शामिल होना राजनीति के नए रंग की शुरुआत है। होली के माहौल में इस बीच देश की सियासत में खेले जाते राजनीतिक रंगों के बीच सवाल ये, क्या ममता बनर्जी 2026 की सियासत के रंग अपने साथ जोड़ने में जुटी? क्या ममता बनर्जी कुंभ से निकले भगवा रंग की राजनीति में अपने बंगाल को बचाने में जुटी, या फिर क्या ममता बनर्जी 2026 में बंगाल जीतकर आगे देश में विपक्ष के गठबंधन की लीडर बनने वाला सियासी रंग जमाने में जुट गई हैं? একদিকে দোল আর হোলি एक ही दिन में पड़ा है, साथ साथ में ये महीना रमजान का मंथ भी है। हमारा परंपरा ये है हर आदमी उसका मुताबिक हर आदमी का धर्म को हम रिस्पेक्ट करते हैं, सब मिलजुल के रहना। ममता बनर्जी देश की इकलौती विपक्षी मुख्यमंत्री अभी हैं जो लगातार 3 बार बहुमत के साथ सरकार बना चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में हार और बिहार में एनडीए की लगातार बनती आ रही सरकार के बीच सवाल ये, अगर बिहार में बीजेपी का विजय रथ दिल्ली की तरह नहीं रुका तो क्या ममता बनर्जी ये सोचती हैं कि 2026 में बीजेपी को बंगाल में हराकर वो बीजेपी के खिलाफ देश में विपक्ष की सबसे बड़ी नेता बन सकती हैं, जिसे वो सेक्युलरिज्म वाली सियासत के रंग से रंग कर संभालना चाहती हैं? अगर कोई कुछ कहे कि वो तुम्हारा खिलाफ ये बोला वो बोला, इसको कान देने का जरूरत नहीं है। আপনারা সবাই যে যার ধর্ম পালন করুন। एक दिन के लिए कोई आदमी झगड़ा लगा के चला जाएगा, लेकिन जब आग जलेंगे तो वो नहीं रहेंगे। हम लोग क्या चाहते हैं? हम आग नहीं चाहते हैं। आग तो खाना बनाने के लिए होता है, वो तो सिस्टम होता है, लेकिन आग का परंपरा कोई डिवाइड करने के लिए नहीं होता है। लेकिन धर्म के नाम पर न बंटने की नसीहत देती मुख्यमंत्री ममता के लिए क्या ये सियासी राह आसान नहीं? वजह ममता बनर्जी का महाकुंभ पर उठाया गया सवालों का लाल रंग है। जहां जनवरी से फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ से संगम का जल बंगाल की राजनीति तक पहुंच चुका है।
क्या महाकुंभ से निकले इसी संगम वाली सियासत के रंग को ममता बनर्जी ने पहले ही भांप लिया, जिसकी बेचैनी पश्चिम बंगाल में 14 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले दिखने लगी। বাংলায় যদি কেউ টিকে থাকে গ্রাসরুটে তাহলে এটা তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস আর কেউ নয়। খেলা আবার হবে 2026-এর খেলাটা আর একটু জোরে মারতে হবে, খেলা আবার হবে। खेला हुए के सियासी नारे के रंग से एक बार जीत की रंगोली बंगाल में सजा चुकी ममता बनर्जी के एक बयान के बाद ही कुंभ से जल कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पहुंचा है। कुंभ से लेके आए हैं ये जो कार्यालय आप देख रहे हैं 6 नंबर मुरलीधर सेन लेन बीजेपी का हेड ऑफिस था, आज भी है। ये बहुत इतिहास का साक्षी है। इसमें जो बीजेपी का स्थापना किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी। बीजेपी के नेता अगर कुंभ का जल लाकर कोलकाता में शुद्ध इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, तो ममता ये बात समझती है कि इस बार बीजेपी कुंभ के रंग से ही राजनीति का चक्रव्यूह रच सकती है। ভোটার লিস্ট নিয়েছে আর ঢুকিয়ে দিয়েছে অনলাইন, দিল্লি থেকে করছে, ইলেকশন কমিশনের অফিস থেকে বসে এই করে দিল্লিকে হারিয়েছে, এই করে মহারাষ্ট্রকে হারিয়েছে। ওরা এই খেলাটা ধরতে পারেনি, কিন্তু আমরা এই খেলাটা ধরতে পেরেছি। सियासत के जानकार कहते हैं कि बंगाल में अब हिंदू वोट के रंग से ही ममता बनर्जी के साथ खेला बीजेपी करना चाहती है, जिसे चुनौती की तरह ममता लेती है। क्या बंगाल में अब की हिंदू वोट का खेला मजबूती से हो सकता है, जिसके रंग दिखने लगे? पश्चिम बंगाल में 70% आबादी हिंदू है, जबकि 30% आबादी मुस्लिम। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कुल हिंदू वोट का 57% हिस्सा एक साथ मिला, जबकि ममता को कुल मुस्लिम वोट का 70% हिस्सा एक साथ मिला था। 2019 में 2024 के मुकाबले 36% ज्यादा हिंदू वोट बीजेपी पाई, इसीलिए 18 सीट तक पहुंची थी। लेकिन जानकार कहते हैं कि 14 के मुकाबले 30% ज्यादा मुस्लिम वोट 2019 में पाने के कारण बीजेपी से 4 सीट ज्यादा यानी 22 सीट टीएमसी जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने वापस कमबैक किया। 42 में से 29 सीट पर जीत दर्ज की। बीजेपी को 6 सीट का नुकसान हुआ, 12 सीटों पर बीजेपी सिमटी। सवाल है कि 24 में मिली जीत के आत्मविश्वास के रंग से रंगी ममता बनर्जी क्या बंगाल से सटे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार की वजह से कोई नुकसान अपनी सियासत में पा सकती हैं? उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इस तरीके की बात कर रही है। पूरा भारत जानता है कि ममता बनर्जी को बूथ लूटिंग के लिए, फेक वोटिंग के लिए हिंदूज जो है पश्चिम बंगाल के वो एक साथ हो रहे हैं। इसके कारण ममता बनर्जी का डर बहुत बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल की हिंदुओं के सामने आगे आने वाला चुनाव करो या मरो की स्थिति है। अगर ममता बनर्जी की सरकार को हिंदू हटा नहीं पाए तो आगे आने वाले समय में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है, हम टीवी में न्यूज में देख रहे हैं, उसी तरीके की घटनाएं बंगाल में हिंदुओं के साथ हो गई। इन दिनों 2 तथ्य सियासत में देखे जा रहे हैं। पहला, केवल मुस्लिम वोट एक मुश्त मिलना किसी की जीत की गारंटी नहीं, और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हिंदू वोट घट रहा है। आंकड़े कहते हैं कि जो हिंदू 70% से ज्यादा पश्चिम बंगाल में है, उन्होंने 43% वोट टीएमसी को 2016 विधानसभा में दिया, 39% वोट 2021 की विधानसभा में दिया, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 32% हिंदू ने ही टीएमसी को वोट दिया था। तब क्या महाकुंभ से निकला हिंदू एकता के संदेश का भगवा रंग ममता के कुंभ पर उठाए गए सवालों का हरा रंग और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के काले रंग की वजह से ऐसी राजनीतिक बिसात आगे बिछ सकती है जिसमें शह और मात से बचने के लिए अब ममता बनर्जी को होली पर तारारारा से लेकर डांडिया तक करना पड़ रहा है। राजनीति रंग लाएगी के इस हिस्से में बात उस संभल की सियासत के रंग की जिसकी रौनक दूर तक सियासत के नक्शे में नजर आती है। संभल की मस्जिद में सर्वे होता है तो वैसे ही सर्वे की मांग सब जगह होने लगती है। संभल से ही नारा आता है जो हमारा है वापस दिया जाए। संभल से ही कहा जाता है अब की होली से पहले 52 जुम्मा एक होली का सियासी नैरेटिव भी चारों तरफ फैला। क्या जिस तरह एक वक्त अयोध्या देश की सियासत में भगवा रंग के चौतरफा विस्तार का केंद्र बना, अब वही संभल होने लगा है। अयोध्या के सियासी इतिहास से पता चलता है कि इस मामले में राइट से लेकर लेफ्ट तक सभी को अपने सियासी रंग
गहरा करने का मौका मिला। राम मंदिर के सहारे बीजेपी फर्श से अर्श पर पहुंच गई। देश की सियासत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई और 2024 आते आते राम मंदिर भी बन गया। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। अब सवाल ये कि क्या अयोध्या की तरह संभल देश की राजनीति को पूरी तरह से बदलने वाला साबित होगा? क्या अब संभल का रंग देश में भविष्य की राजनीति में दिखेगा? 60 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे तर कहीं नहीं जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि अखिलेश के पीडीए के फॉर्मूले को योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की लकीर से मिटा देंगे, जिसका केंद्र संभल है। संभल पर योगी आदित्यनाथ के बयान ऐसे वक्त आ रहे हैं जब संभल मंदिर मस्जिद विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, जिसके एक पुलिस अफसर के बयान का योगी ने समर्थन देकर बड़ा सियासी दांव चल दिया। होली साल में एक बार में पढ़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। पिछले साल नवंबर में कोर्ट के आदेश के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ। इसी दौरान दंगे भड़क गए, जिसने संभल में मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर सियासी पिच तैयार कर दी। संभल में मुस्लिम इलाकों में मंदिरों के मिलने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिर खोजे जाने लगे। बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन में प्रशासन को 400 साल पुराना मंदिर संभल में मिला। इस मंदिर में बाकायदा भगवान हनुमान, शिवलिंग, नंदी और कार्तिकेय की मूर्तियां मिली, जहां 46 साल बाद होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय लोगों ने मिलकर इस उत्सव को खास बना दिया। साल बाद जब कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खुले तो आज जब होली का त्योहार है तो देखिए वहाँ की जो तस्वीरें हैं बेहद सुहानी है। वो तस्वीरें हैं जहाँ पर देखिए होली का रंग सुबह से ही कार्तिकेय महादेव मंदिर पर खेला जा रहा है। सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो कार्तिकेय महादेव मंदिर पर जो है होली खेलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर देखी जा सकती है, रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है, फूलों की होली यहाँ पर जो फिलहाल खेली गई है। तो किस तरीके से संभल में होली को लेकर के जश्न की तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि लोग इस बार संभल में होली के त्योहार को लेकर के किस तरह से उत्साहित है। सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और 40 साल बाद इस मंदिर जी में होली खेली जा रही है और बड़े प्यार से और स्वाद से लोग होली खेल रहे हैं। आप देखना, लोग भजन कीर्तन फूलों की होली खेल रहे हैं और बड़े प्यार से लोग होली खेल रहे हैं। 46 साल बाद ये एक मंदिर खोला था कार्तिकेश्वर। संभल के सभी सामाजिक संगठन यहाँ पर आए हैं और सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के यहाँ पर भी भगवा होली का माहौल है। यूपी में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या का मुद्दा खत्म हो चुका है। राम मंदिर की तरह ही संभल के हरि मंदिर को बाबर के आदेश पर ढाया गया। संभल में ही भगवान विष्णु के कल की अवतार होने की मान्यता है। यानी संभल में मंदिर का ये मुद्दा 2027 के चुनाव में हिंदुत्व की प्रयोगशाला साबित हो सकता है, जहां होली पर जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली सभी 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। दोनों पक्षों की सहमति के पश्चात सभी धार्मिक स्थलों को ढका जा रहा है, जो कि होली के परंपरागत जुलूस के मार्ग पर आते हैं। और इसी के तहत
यह व्यवस्था की जा रही है। सर कितनी ऊंचाई तक इसको ढका जाएगा? यह लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक ढका जाएगा, जिससे कि कोई भी जो जुलूस में जो रंग खेलते हैं वो रंग इसमें न डाल सकें, कहीं से गलती से पड़ ना जाए। सर और भी मस्जिदें हैं, उनके भी ये प्रोसेस होगी इसको कवर करने की? मार्ग में पड़ने वाले सभी मस्जिदों पर यह व्यवस्था की जा रही है और शीघ्र ही उन्हें भी रखा जाएगा। संभल की तरह शाहजहांपुर में होली पर शांति कायम रखने के लिए मस्जिदों को तिरपाल से ढकवा दिया गया। इस तरह संभल में हिंदुत्व की प्रयोगशाला तैयार हो चुकी है, जिसके सहारे योगी आदित्यनाथ की कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव में रह गई कसर को पूरा करने की है, जिसमें हिंदू वोट बैंक के सहारे ही आगे बढ़ना है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मुस्लिमों का केवल 8% वोट मिला, इंडिया गठबंधन को 65% मुस्लिम वोट मिला। बड़े राज्यों में देखें तो यूपी में इंडिया गठबंधन को 92% मुस्लिम वोट मिला, बीजेपी को 8%, कर्नाटक में 92% कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम वोट पाया और बीजेपी 8%, मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोट 86% कांग्रेस के खाते में गया, 6% बीजेपी को। बिहार में इंडिया गठबंधन 87% पाया, एनडीए 12% मुस्लिम वोट पाया। राजस्थान में इंडिया को 70% मुस्लिम वोट मिला था और एनडीए को 14%। पश्चिम बंगाल में 73% मुस्लिम वोट टीएमसी पाई और 7% बीजेपी। इसीलिए जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब सब भगवा रंग में ही रंगेंगे, तो विपक्ष पीडीए का रंग बताने लगता है। औरंगजेब की सियासत के रंग ने भी अब की लंबा सफर तय किया है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक पहुंचे राजनीति के इस रंग में एक पक्ष काला है और दूसरा सफेद। एक औरंगजेब को नायक कहता है, दूसरा सनातन संस्कृति को कुचलने वाला दमनकारी शासक। इन दोनों में रंगों में सबने अपने हिसाब से अपना हाथ लगाया। दिखाई जा रही है औरंगजेब इतिहास में दर्ज औरंगजेब के विवाद से जुड़े मुद्दे का रंग सारे देश में बहुत तेजी से फैला। महाराष्ट्र से लेकर यूपी और बिहार तक राजनीति हुई। महाराष्ट्र से निकला ये मुद्दा सियासी दलों के लिए उस मौके की तरह आया जिसमें उन्हें अपनी सोच का रंग गहरा करने का मौका दिखा। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। मुंबई में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के इस बयान के बाद विवाद का पहिया इतनी तेजी से घूमा कि हर दल ने अपने हिसाब से इसे अपने लिए इस्तेमाल किया। योगी आदित्यनाथ ने तो समाजवादी पार्टी से अबू आजमी को निकालकर यूपी भेजकर इलाज करने तक की बात कह डाली। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए बाहर, या यहाँ बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। औरंगजेब पर यूपी समेत पूरे देश में विवाद की गूंज तेज हुई तो अबू आजमी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी पार्टी को घेरना जारी रहा। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने औरंगजेब मुद्दे से दूरी बनाए रखी और बीजेपी के पाले में गेंद फेंक दी। तो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल कोणी असो, त्याला सोडलं जाणार नाही। महाराष्ट्र की जो दुर्दशा आपने बनाई है उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की बातें हुई तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी से सवाल पूछते रहे। यूपी में भले ही बीजेपी इस मामले पर आक्रामक रही, लेकिन बिहार में इस मुद्दे ने घुसते ही जेडीयू के अलग रुख से बीजेपी को असहज कर दिया। मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहूँगा, वो प्योर भारतीय थे।
उसका जन्म भारत में हुआ था, भारत की सेवा उसने की। खंडित भारत को अगर किसी ने अखंड भारत बनाया, टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया, कंधार की वादियों से बर्मा तक अलग अलग भारत के टुकड़ों को किसी ने एक भारत बनाया, तो उसका नाम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह है। अबू आज़मी ने जो बयान दिया था, क्या वो सही बयान था या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, अबू आसिम आज़मी साहब वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने क्या बयान दिया मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि एक मुग़ल राजा थे औरंगज़ेब, जिनके बारे में हिस्टोरियंस की राय यह है कि वो अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि नहीं, उन्होंने कुछ अत्याचार भी किया। देखिए, पूरे देश को पता है कि औरंगजेब एक लुटेरा था। इस देश को लूटने का काम किया, इस देश को तबाह करने का काम किया, जो इतिहास में दर्ज है। अगर उन पर कोई कार्रवाई हुई है उनके पक्ष में बोलने वाले पे, तो हम उसका स्वागत भी करते हैं। अगर बिहार में कोई लोग बोलते हैं तो उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए कि कौन व्यक्ति देश के खिलाफ काम किया, देश को लूटने का काम किया। तो उनके पक्ष में बोलना हम समझते हितकर नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं वो देशद्रोही हो सकते हैं। बिहार में चुनाव की नजदीकी को देखते हुए बीजेपी इस मामले को कितना आगे ले जा पाएगी ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में इसे लेकर प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि होली के रंगों की तरह इस सियासी मुद्दे का रंग भी आसानी से नहीं जाने वाला।